जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ तुम सभी बहुत बढ़िया होगे। तो आज यह क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी वह का साइंस का 5वां अध्याय है जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, यह अध्याय का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों मतलब सब्सटेंसेस और पृथक्करण मतलब सेपरेशन। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। तो या मैं यूँ कह रहा कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें बहुत सारे मिश्रण वाली चीज़ें हों में, तो उन्हें अलग अलग करने की आवश्यकता भी होती है। पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं मिश्रण को से। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी, जैसे छलनी क्या कह रहे हैं, चाय छानने वाली जैसे ये दे रखी है ना, तो छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, चाय की पत्तियों को चालनित्र माने छलनी द्वारा पृथक करना। तो इसमें पूरे जैसा पाठ का नाम ही ये है कि पदार्थों का पृथक्करण। मिश्रण, किसी भी चीज़ का मिश्रण होएगा उसमें से हम पदार्थों को, सब्सटेंसेस को अलग अलग कैसे करेंगे, या पाठ में उसी के तरीके दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कहाँ कहाँ हम चीज़ों को मिश्रण में देखते हैं और उन्हें फिर अलग अलग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें कहिए कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जैसा कि तुमने देखा हो, जैसे गेहूँ है, ये गेहूँ का पौधा मान लो, तो यहाँ में तो ऐसे गेहूँ के इसमें वो लगते हैं दाने, यहाँ जो इसके तने में से निकल के यहाँ दाने लगे करें। ठीक है, तो इन छोटे छोटे दानों को अलग करते हैं, ये डंडी सी अलग रह जाए करें। तो वही कह रहा है कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना। फिर यूँ जो डंडी सी रह रहे या इन दानों के अलावा इस पौधे का जो भी भाग है वो भूसे के तौर पर अलग हो जाया करे। जैसे गांव में गाय भैंसन के भूसा खिलाया करें ना, चारा एक तो होगा हरा चारा, एक भूसा, तो ये वही भूसा बन जाया करें मशीनों में। तो मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा। रेशों से बीज को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। तो इसने वही कही है, जैसे नमकीन दलिया हो करे, पोहा हो करे, इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या कुछ भी गंदगी रेत वेत होएगा तो उसे पहले साफ़ करेंगे, धोंगे। यदि आपने पाया कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लिया गया होगा। पोहा बना दिया, उसके अंदर साबुत मिर्च होगी तो खाने से पहले वह बाहर निकाल लेंगे। तो इसने वही कह रहा है कि चीज़ों को पृथक करना। ठीक है, अब देखो इसने कही, कल्पना करो एक टोकरी है, टोकरी में आम रखें और अमरूद रखें। अब ये तो बड़े बड़े, तो उन्हें आपस में पृथक करना बहुत आसान है। एक टोकरी है, आम प्लस अमरूद रखें यहाँ में, तो हम क्या करेंगे, एक और टोकरी लेंगे, इसमें से अमरूद या आम कोई भी एक चीज़ यहाँ में अलग कर लेंगे, तो ये पृथक हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। ठीक, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। बड़ी बड़ी चीज़ें, आम भी बड़ा हो गया, अमरूद भी बड़ा हो गया, तो बड़े बड़े हो गए। ठीक है, परंतु अब यदि पृथक किए जाने वाला पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, बहुत छोटे छोटे पदार्थों को हमें पृथक करना है, तो उन्हें पृथक कैसे करेंगे। तो इसने कही अब इसने कही कल्पना कीजिए, पहले हमने कल्पना करी कि भाई आम और अमरूद, अब हम कल्पना कर रहे हैं कि यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाए, एक गिलास में रेत और नमक मिला दिया। ठीक है, तो उसे मिश्रण के से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने का सोचना भी असंभव है। कोई नहीं कर सकता। बात सही है कि एक हमने गिलास के अंदर रेत प्लस नमक ले लिया। ठीक है, इस अब तुमसे कहने लगे भाई ये ना अलग करो, तो कर दोगे, कोई ना करने का, कोई ना कर पाएगा, हाथ से अलग करो। तो उसके लिए क्या तरीके हम अपनाएंगे, इसने वो उस चीज़ को क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। तो देखो क्रियाकलाप क्या है कि पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। इसने कही है कि पृथक करने के उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2-3 में एक ऐसी सारणी टाइप की बना लो। ठीक है, पृथक्करण प्रक्रम। अब उसमें क्या क्या पृथक कर रहे हैं, चावल से पत्थरों को अलग करना, हम हाथ से ही अलग कर लेंगे। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, दूध हो एक हंडिया में दूध चलाए रहे हैं, उसके बाद में क्या आएगा, मक्खन ऊपर आ जाएगा, नीचे मट्ठा रह जावे। फिर इस मक्खन को छलनी से, कपड़े से, या हमारी मम्मी तो हाथ से ही कर ले रहे हैं, मतलब हाथ से अलग करके इसे अलग बर्तन में। या चाय की पत्तियां पृथक करना वही छलनी से। तो उसमें कहिए कि उसके उद्देश्य पृथक्करण अवयव के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। इस सारणी के बारे में बता रहा है
कि क्या चीज़ से क्या अलग करना है। फिर जब दो अलग अलग हुई चीज़ें हैं, जैसे हम पत्थर अलग किया तो पत्थर को फेंक दिया, ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन अलग कर लिया तो अशुद्धियों को फेंक देंगे, मट्ठा होएगी वह पी लेंगे। तो यानी यही बात कही है, इसी सारणी के बारे में बताया है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी जो भी चीज़ें होंगी वहाँ हमें पृथक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आमाप मतलब उनका साइज। ठीक है, चावल हैं, चावल हमें साफ़ करने, तो चावल बनाने से पहले हम उन्हें देखेंगे कि भाई उसमें छोटे मोटे कंकड़ पत्थर तो ना है। तो चावल का और वो जो अशुद्धियाँ कंकड़ पत्थर, उन दोनों का जो आमाप होगा वो अलग अलग होगा, साइज अलग अलग होगा। ठीक है, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। जो अशुद्धि हैं, जो पदार्थ हैं, अलग किए जाने वाले पदार्थ, वो या कुछ अशुद्धियाँ किसी भी रूप में, जैसे कि 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। चावल वगैरह हो गए उनसे ठोस, वो तो ठोस हो गया। अब द्रव में हम ये समझ लें कि भाई दही है, हमने हंडिया में दही का मंथन कर दिया, तो नीचे तो रहेगी मट्ठा, ऊपर रह गया वो मक्खन। तो मक्खन को अलग कर लो, मक्खन ठोस हो गया एक तरह से, ठोस या लिक्विड जैसा ही हो गया वैसे तो। ठीक है, ऐसे चाय की छलनी है, छलनी से चाय छानेंगे तो हमने चाय लिक्विड को अलग करा ठोस से, या जो चाय की पत्ती है वो ठोस हो गया, उसे अलग कर दिया हमने चाय से। ऐसी गैस के रूप में भी किसी भी रूप में हो सकते हैं। 2 गैसें मिली हुई हैं, उन दोनों गैसों को अलग अलग करना। ठीक है, तो इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुण धर्मों में अत्यधिक भिन्नता हो। तो अब तक तो इसने बताया कि हमें पृथक्करण की ज़रूरत क्यों पड़ी। अशुद्धियाँ खाने की चीज़ें हैं, उनमें से अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या खाने की चीज़ों में 2 ही चीज़ें मिश्रण हैं, जैसे कि दही को मंथन, उसमें क्या मक्खन और मट्ठा दोनों ही चीज़ें होंगी और दोनों ही चीज़ें उपयोगी खाने लायक हैं, खाने पीने की चीज़ें, अशुद्धि कुछ नहीं होगी उसमें। तो अब तक तो इसने बताया कि हमें पृथक करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। अब आगे इसने कही है कि पृथक्करण की विधियाँ। पृथक्करण की विधियों में पहली विधि है हस्तचयन, या अंग्रेजी में कहेंगे हैंड पिकिंग। हस्तचयन मतलब कि हम हाथ से ही अलग कर सकें। जैसे कि हमने क्या करा कि एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसने बताया कि हम दुकान पर गए, दुकान पर से अनाज का पैकेट ले लिया, अनाज का पैकेट लेके हम कक्षा में ले आए। अब उसे अनाज के पैकेट को एक कागज़ पर हमने अनाज ऐसे खल्ली कर दिया। अब इसमें अनाज के दाने के साथ साथ छोटे मोटे कंकड़ पत्थर या कुछ भी हो सकता है, जैसे घरों में करे करें, मतलब माता जी जो है वो छाछ से फटके हैं ना गेहूँ को, तो उसमें क्या है, जो अशुद्धि होंगी, जो भी उसमें छोटे मोटे कंकड़ पत्थर होंगे, उन्हें निकाले करें, फिर उसे धोंगे, फिर उसे सुखाएंगे धूप में। फिर सुखाते वक्त बंदरों से भी रखवाली करनी पड़े करें उनकी, या बंदर ना आके बिखेर जाए उन्हें, फिर उन्हें जाके चक्की पे पिसवाने लेके जाया करें। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अनाज का एक पैकेट लाओ, कागज़ पर बिखेरो उसे गिलास में लाके, और उसमें देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, पत्थर के टुकड़े या भूसी या टूटे हुए अन्न कण वगैरह कुछ हैंगे क्या उसमें। अब क्या है कि वो तो छोटा सा है, तो उसमें से हम हस्तचयन मतलब हाथ से चुक चुक के उन्हें जो भी अशुद्धि है उन्हें बाहर निकाल सकें। कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है हस्तचयन विधि का प्रयोग। जो बड़े बड़े हैं, जैसे ये व्यक्ति हैं, ये निकाल रहे हैं अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन करना है, अनाज या में तो पत्थर के टुकड़े निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हस्तचयन विधि। वहाँ इस्तेमाल होएगी जहाँ अशुद्धि या पृथक करने वाले जो द्रव, जो सब्सटेंस है पृथक करने वाले, वो सब्सटेंस बड़े बड़े हों। तो वो तो वहाँ, जैसे यहाँ कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए बड़े बड़े हैं, जिन्हें निकालना, जिन्हें पकड़ना, जिन्हें आइडेंटिफाई करना आसान होगा, तो उन्हें हम हाथ चयन विधि से कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा दूसरा मेथड आता है हमारा थ्रेशिंग मेथड। थ्रेशिंग को हिंदी अंग्रेजी में भी थ्रेशिंग ही कहेंगे। यूँ क्या है भाई, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूँ या चावल की सूखी डंडियाँ, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, बिल्कुल देखें जी। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। जब हम गेहूँ में उन्हें काट लेंगे तो उनकी गठरी बना के उन्हें धूप में रख देंगे। ठीक है, धूप में सुखाने के लिए। अब जो सूखे हुए पौधे होंगे उनके देखोगे वहाँ पर डंडी पर अन्न कण, ये डंडी है उसकी, इस पर अन्न के कण लगे होंगे। अब खेतों में तो सैकड़ों गट्ठर होते हैं भाई, बहुत बड़ा। अब कोई भी व्यक्ति उन सैकड़ों गट्ठरों में से, ऐसा तो है ना कि एक एक डंडी पे से वो
कोई आदमी जाके हस्त चयन विधि का इस्तेमाल करेगा? नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे? किसान अन्न कणों के सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करेगा? हाथ से तो करेगा ना, हस्त चयन विधि। तो उसके लिए थ्रेशिंग मेथड इस्तेमाल किया जा पहले इसने उदाहरण दिया आम और अमरूद का, वो तो बड़े बड़े थे, उन्हें तो हाथ से अलग कर लिया। लेकिन जो सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने को प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। जो सूखे पौधे थे उनकी डंडियों पर अन्न कण वगैरह, जो भी, जैसे ये डंडी हो गई, पौधे, यहाँ पर छोटे छोटे अन्न कण, गेहूँ लग रहा है, चावल लग रहे हैं, तो इन्हें अलग करने की जो विधि होगी, इन्हें पृथक करने का जो प्रक्रम होगा, उसे थ्रेशिंग कहेंगे। इस प्रक्रम में क्या करेंगे? जैसे ये है, इसमें जैसे ये है, किसान है ये, तो ये क्या कर रहे हैं? जो गट्ठर है इन्होंने हाथ में पकड़ा उन डंडियों को, और ये नीचे कोई ठोस सतह ले ली और उस पर दे के मार रहे हैं जोर जोर से, ठीक है। यही कह रहा है कि डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, ठीक है। ये किसान है, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने गट्ठर या वो जो डंडी है वो पकड़ी सूखी, और इन्हें धरती पे दे के मार रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो अन्न कण इस डंडी के साथ लगे होंगे वो सभी टूट टूट के यहाँ गिर जाएंगे, ठीक है। हाथ में डंडी बचेगी, वह साइड में कर देंगे। तो यानी यही कही है, ठीक। कभी या इस काम को करने के लिए बैलों का इस्तेमाल भी कर लिया जाया करे। तो थ्रेशिंग क्या हो गया? डंडियों को पकड़ के धरती में दे के मारना या किसी ठोस सतह पे, वो थ्रेशिंग हो गया। इससे क्या है कि अन्न कण वगैरह वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। ये तो हो गया हस्तचलित थ्रेशिंग, हो गया एक तरह से मैनुअल थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मशीन भी आए हैं, ठीक है। थ्रेशिंग मशीन से भी हम इन जो अन्न कण हैं उनको अलग कर लेकर हैं थ्रेशिंग मशीन से, ठीक है। तो थ्रेशिंग हो गया दूसरा मेथड। इसने कही है कि जो ये मार रहे हैं ना पत्थर के ऊपर, इसने ये यहाँ यही कह रहा है कि प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए, मिश्रण को ध्यान से देखिए क्या आप दोनों अवयवों को अलग कर पा रहे। क्रियाकलाप 3, विन्नोविंग, निष्पावन। तो थ्रेशिंग मेथड इसने फोटो दिखा रखा है थ्रेशिंग का। उसके बाद में तीसरा जो मेथड आता है, तीसरा पदार्थों को पृथक करने का, उसको क्या है? निष्पावन, विन्नोविंग, ठीक है। यहाँ में क्या है निष्पावन में, विन्नोविंग में? इसने क्या किया कि एक फोटो देख लो, ये है निष्पावन। ये एक लेडी हैं, ये खड़ी हैं, और ये क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ सामान लिया हुआ है इसके अंदर एक से ज़्यादा पदार्थ हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंस हैं यहाँ में, ठीक है। अब ये इसमें से अलग करना चाह रही हैं, तो उपयोगी चीज़ें तो यहाँ गिर गई, और जो हल्की, जिनका वजन हल्का है, वो इसको हवा इधर की चल रही है, इधर की हवा चल रही है, उसको हवा उड़ा करके इधर ले जाएगी और यहाँ पर इकट्ठा कर देगी, और जो उपयोगी चीज़ है वो यहाँ गिर जाएगी। इसने बस यही कही है। निष्पावन जो विन्नोविंग है, पृथक करने का तरीका, जो तीसरा मेथड है, तीसरा वो यही है। देखो यानी क्या कही है क्रियाकलाप कि सूखा रेत लो, लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाओ। इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखो। अब क्या है, देखो सूखा रेत लिया, लकड़ी का बुरादा या सूखी पत्ती ली। अब अगर हम इन सबको मिला देंगे तो क्या उसको हस्त चयन विधि से अलग किया जा सकता है, या उनको थ्रेशिंग मेथड से, हस्त चयन द्वारा या थ्रेशिंग मेथड से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाओ। अब खुले मैदान में ले जाके क्या करेंगे कि भाई ऊंचे समतल स्थान पर खड़े होकर जिस प्लेट या समाचार पत्र पर वो मिश्रण रखा है उसे अपने कंधे की ऊंचाई तक लेके जाएंगे, थोड़ा टेढ़ा करेंगे और मिश्रण को धीरे धीरे नीचे फिसलने देंगे। देखो ये जैसे ये महिला कर रही है कि अब हवा की दिशा इंगित हुए तो जो हल्के कण होंगे वो हवा से उड़ के इधर को इकट्ठे हो जाएंगे और जो भारी कण हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये वही कह रही है कि क्या होता है कि जो दोनों अवयव रेत एवं बुरादा, सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। ठीक है, तो निष्पावन में क्या देखा कि एक जगह इकट्ठा करा दोनों तीनों पदार्थों को, उसके बाद में
थोड़ा ऊंचाई पे जाके अपने कंधे की ऊंचाई पे ले जाके टेढ़ा करके उनको गिरा दिया। हवा इधर की चल रही है तो मैंने क्या करा, जो हल्के पदार्थ हैं वो हवा से उड़ के कहीं और चले गए और जो उपयोगी चीज़ है भारी वाली वो नीचे गिर गई, यहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो इस विधि में हुई है। अब इस पूरे प्रक्रम को क्या कहेंगे, इस विधि को कहेंगे निष्पावन, निष्पावन विधि कहेंगे। इनका निष्पावन का उपयोग पवनों, पवनों माने हवा, पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक, साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़े, हमने एक तो पढ़ा हस्तचलित, हस्तचलित जो बड़े टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े होंगे, पत्थर होंगे, पत्थर के टुकड़े, उन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक हमने पढ़ा थ्रेशिंग, थ्रेशिंग में थ्रेशिंग मशीन भी होती है, थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल भी करें। ठीक है, क्या था इसमें, किसान थे, किसान जो अन्न कण होते हैं उन अन्न कणों को, जो डंडी होंगी, जो पौधे होंगे, पौधे की डंडी को पकड़ेंगे हाथ से और उन्हें दे के मारेंगे किसी ठोस सतह पे, तो इस डंडी के साथ जो अन्न कण लगे होंगे वो इस सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ इसमें से डंडी में से टूट टूट के गिर जाएंगे। ठीक है, तीसरा मेथड पढ़ा है हमने निष्पावन, निष्पावन ही अरे इसका नाम, हाँ निष्पावन, इसे विन्नोविंग कहेंगे, WINNOWING, यही है ना ये इसकी WI, हाँ ठीक है विन्नोविंग। ठीक, इसमें विन्नोविंग में क्या था, ये हवा की मदद से, हवा की मदद से अलग करा हमने, हल्के पदार्थ होंगे, हल्के पदार्थ को भारी पदार्थ से अलग करा हवा की मदद से। ठीक, भूसे के हल्के कण पवन के साथ, हवा के साथ उड़ के दूर चले जाएंगे और जो अन्न के कण हैं वो वहीं के वहीं ज़मीन में बैठ जाएंगे, वो हवा से ना उड़ेंगे। ठीक, अगला मेथड आ गया चौथा, चालन विधि। चालन माने सीविंग कहेंगे इसे अंग्रेजी में, सीविंग मेथड, चालन विधि। इसमें क्या है, इसमें यह है कि कभी कभी आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है तो इसमें आटे में उपस्थित चोकर या अन्य अशुद्धियों को पृथक करना भी जरूरी हो एक रहे। तो हम आटे को क्या करेंगे, छलनी से छानेंगे, जो छन्नी क्या करें घरों में, जैसे ये है, ये चालन विधि में क्या है कि आटा है, आटे को छलनी से ऐसे इधर उधर, इधर हिलाएंगे, इधर हिलाएंगे और यहाँ पर मेन आटा इकट्ठा हो जाएगा और जो उसका स्टार्च विस्टार्च जो होगा, चोकर बोले के ना, चोकर, और कई बार क्या होता है कि गेहूं के दाने जो पिसे नहीं होते वो यहीं पे छलनी में इकट्ठे हो जाया करें और यहाँ मेन आटा आ जाया करें। ठीक है, तो अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, चलनी से या छन्नी से हम इसका छानते हैं, उससे उसमें आटा डालते हैं तो उस वो छन जाता है। अब क्या है कि आटे की मिल जो होती है उसमें गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। ठीक, पत्थरों, अब साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर गेहूं की बोरी को जो तिरछी चालनी पर डाला जाता है चालन द्वारा, जो चालन, यही चौथा मेथड है ना चालन, तो इस मेथड द्वारा, चालन द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन और थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाता है उसको दूर किया जाता है। ठीक, पहले हमने क्या किया, थ्रेशिंग कर दी। हम बात कर रहे हैं, मान लो भाई गेहूं है, गेहूं के पौधे हैं, ठीक है, तो हमें इसमें से गेहूं निकालना है, गेहूं के दाने जो है अन्न कण वो निकालने। तो हमने पहले क्या करा, उसकी थ्रेशिंग कर दी। थ्रेशिंग में क्या था, किसी भारी सतह पर दे के मारना या थ्रेशिंग मशीन का इस्तेमाल करा। ठीक है, उसके बाद थ्रेशिंग के बाद उसने क्या करा, निष्पावन, एक मेथड निष्पावन, मतलब कि यार स्पेलिंग भूल गया मैं, WINNOWING, विन्नोविंग, यही होएगी यार, देख लियो बाल को स्पेलिंग में, अंग्रेजी इतनी अच्छी है ना मेरी, इतनी अच्छी का अच्छी ना है बिल्कुल भी। तो दूसरा मेथड हो गया निष्पावन माने विन्नोविंग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, निष्पावन में जो हवा से डाले करें ना, जो उसमें अन्न कण में भूसे के कण जो रह गए होंगे तो उसमें इधर से हवा चलेगी और ये भूसे के कण इधर की साइड इकट्ठे हो जाएंगे और अन्न के भारी कण यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये मेथड भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसमें क्या है, थोड़े बहुत पत्थर के कण वण इसमें रह गए होंगे, थोड़े बहुत पत्थर के कण यहाँ पर भी, भाई वो तो हवा से उड़ेंगे नहीं, वो तो गेहूँ के साथ यहाँ गिर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, जब इसको हम
पीसने को लेके जाएंगे तो जब चक्की पे से पिस के आएगा तो वहाँ क्या रह जाएगा, उसके अंदर हो सकता है कुछ छोटे मोटे पत्थर के कण रह जाएं, या ये भी हो सके है भाई उसके अंदर जो गेहूं के दाने हैं छोटे मोटे वो रह जाएं, कुछ पूरी तरह से कुछ दाने ना पिसें, तो उनके वो रोटी में जाएंगे तो वो तो ठीक लगेंगे नहीं। तो उनको अलग करने के लिए तीसरा मेथड हो गया छलनी से छालना, चालन। ठीक है, तो आपने इस प्रकार बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। जो छन्नी होती है ना, छन्नी तुमने देखा होगा भाई, देखो जैसे ये है, ये कर रहे हैं चालन द्वारा, ये छलनी हो गई, वही छलनी। अब मान लो इसकी तुलना और इसकी, इस वाले फोटो की तुलना करो, ये जो आटा छान रहे हैं और ये छान रहे हैं, दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं भाई। इन्होंने इसमें आटा डाला, ठीक है, आटा डालने के बाद में जो अशुद्धियाँ थी वो ऊपर रह गई छलनी के अंदर, जो शुद्ध आटा है वो नीचे आ गया। इसी प्रकार ये भी एक बड़ी छलनी है, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने जहाँ भवन निर्माण का काम चलता है, जो रेत होते हैं उसमें कंकड़ मिले हुए हैं और उसमें कंकड़ पत्थर, तो उन्होंने इस पर डाला वो रेत कंकड़ पत्थर मिक्स वाला। अब छलनी के छोटे छोटे छेदों में से रेत तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। रेत छलनी ये छोटी सी होती है, इसे तो हम हिला सकते हैं हाथ से, आटा छानने वाली। ये बड़ी है तो इसे हिला नहीं सकते, तो ये देखो ये फावड़े से इसको, जो इसके ऊपर रेत डाला है, इसको ऐसे ऐसे इधर उधर करेगा, हिलाएगा तो नीचे रेत इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर भारी कण बच जाएंगे, पत्थर वत्थर, उन्हें साइड में रख देगा। तो ये हो गया चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक ये इनने क्रियाकलाप, एक छन्नी को थोड़ा सा आटा घर से लाइए, ये वो है कि क्लास के अंदर जो क्रियाकलाप करके इसने बताया। अब देखो क्या होता है, आटा लेकर आए, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कर दिया। अब एक काम करो, चौक होती है ना, चौक का पाउडर लो और उसे आटे के साथ मिला दो। अब देखो कि अब क्या वो चालन विधि द्वारा अलग किया जा रहा है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को जिनकी आमापों में अंतर होता है। भाई आटा था, आटा पतला था, तभी तो छलनी के छेदों से नीचे गिर गया। तो आटे का आमाप मतलब कि आटे का साइज अलग था, और जो छन्नी में रह गए वो अशुद्धि, जो कंकड़ पत्थर, उनका साइज बड़ा था, तो इसलिए वो छलनी के छेद में से नीचे नहीं गिर पाए और वो अशुद्धि दूर हो गई। तो वही चीज़ कह रहा है कि जिनकी आमापों में अंतर होएगा, सिर्फ ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही मिश्रण को चालन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। अंतर हो पृथक करने में काम आते हैं। अगला मेथड आता है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन माने सेडिमेंटेशन, निस्तारण माने डेकेंटेशन, हाँ यही कहेंगे, देख लिया, DECANTION, डेकेंटेशन। और निस्यंदन माने फिल्टरेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन, मतलब कि अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। चलो यूँ क्या कह रहा है, इसे भी पढ़ के देखें। कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन, जो हमने अभी पहले पढ़ा, ठीक है, अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं हो पाता। भाई हमने निष्पावन भी करके देख लिया, हस्तचयन भी करके देख लिया, थ्रेशिंग भी करके देख ली, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं नहीं हो पा रही। तो उनको, जो इन मेथडों से नहीं हुई पृथक, उनके लिए क्या करेंगे। उदाहरण के लिए चावल और दाल में धूल के कण हुए, हल्के कण। चावल तथा दाल को पकाने से पहले अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं। चावल दाल को हम क्या करेंगे, छाछ में फटक के उसमें से मोटे मोटे कंकड़ पत्थर अलग करेंगे, और जो उसमें धूल चुपकी रह जाएगी उसे पानी में धो लेंगे। तो पकाने से पहले जल से धो लेंगे, तो उसकी के जो धूल है वो पानी, जो हल्के कण है वो पानी में ऊपर तैरने लगेंगे और चावल दाल नीचे बैठ जाएगी। फिर हम उसे नितार लेंगे, ठीक है। वो जो ऊपर का पानी है उसे बाहर फेंक देंगे, तो जो अशुद्धियाँ हैं वो जल में चली जाती हैं, ठीक है। और बर्तन की तली में कौन डूबेगा, ऑब्वियस है ये बर्तन की तली में भैया जो बाहरी चीज़ है, जो चावल हुए, दाल हुए, उसके कण है वो डूब जाएंगे, और जो धूल होगी वो ऊपर पानी के साथ तैरने लगेगी और हम पानी को बिखेर देंगे, ठीक है। अब यूँ कह रहा है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए
जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यही तो इस हेडिंग का नाम है, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और निस्यंदन को क्या कहेंगे? फिल्टरेशन, फिल्टर करना। तो वही है अवसादन। अवसादन क्या हो गया? अवसादन को सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या हुआ? हमने भैया एक कटोरी ली, ठीक है, कटोरी बना लेना, ठीक। इस कटोरी में हमने क्या काम करा? चावल भर दिए, वो गेहूँ, वो दलिया वलिया कुछ भर दिया, चलो चावल ही ले लो या दाल ले लो। हमने दाल भर दी, अब दाल बनाने का मन है हमारा, ठीक है, तो अब दाल बननी है। तो पहला क्या रहेगा भैया? हमने दाल ली, दाल इस कटोरी में भर दी कि भाई दाल लेंगे, जितनी हमें बनानी है उतनी दाल ले ली। इस दाल के अंदर कुछ धूल के कण होंगे, तो हमने क्या किया? पानी भर दिया इसमें, पानी। इसको अच्छे से चलाया पानी भर के। तो पानी भरने के बाद में ऊपर ये जो दाल है ये तो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, और जो धूल के कण हैं वो पानी के साथ ऊपर तैरने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको पानी को बिखेर देंगे। तो जो भारी चीज़ है, मतलब कि दाल के जो कण हैं वो नीचे बैठ गए, तो इस प्रक्रम को तो अवसादन कहेंगे, सेडिमेंटेशन। मतलब भारी कण नीचे बैठ गए और हल्के कण पानी के साथ ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो हल्के कण हैं पानी के साथ जो तैर रहे हैं, हमने उसको बाहर बिखेर दिया। बाहर बिखेर दिया का मतलब जो मिट्टी थी उसमें जल, जो पानी के कण, पानी के साथ अशुद्धियाँ जो ऊपर तैरने लगी थी, हमने उसको बाहर बिखेर दिया, तो उसे कह देंगे निस्तारण, ठीक है। अवसादन मतलब कि अवसाद जो है, भारी अवसाद पानी जल में अंदर बैठ गए, उसे अवसादन कह दिया। और जो अशुद्धियाँ थी जो ऊपर जल के साथ तैरने लग गई, हमने उसको ऐसे का ऐसे ही बाहर बखेर दिया, उसे निस्तारण कहेंगे। मतलब हमने उसका निस्तारण कर दिया अशुद्धियों का, ठीक। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाएं जिसमें अवयवों को अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यही सिद्धांत ऐसे, देखो इसने यू गिलास में बता रखा है, एक गिलास लिया, गिलास में क्या काम करा? इनने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद में इसमें ये इसने मिट्टी या रेत वेत कुछ ऐसा डाल दिया, मिट्टी डाल दी, मान लो मिट्टी। तो हम क्या देखेंगे? अच्छे से इसे घोला, घोलने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो क्या होगा कि जो मिट्टी के कण हैं, जो रेत मिट्टी के कण होंगे, वो तो ज़मीन में बैठ जाएंगे, ऊपर पानी पानी रह जाएगा। फिर इसने वो पानी अलग दूसरे गिलास में ले लिया और नीचे गिरे मिट्टी के कण, बिना हिलाए, हिलाना नहीं है, बिना हिलाए इसको थोड़े समय के लिए रखेंगे, तभी तो वो रेत के कण, भारी कण ज़मीन में मतलब नीचे बैठेंगे। और नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। और इस प्रक्रिया को तो अवसादन कह देंगे। और ये जो इसने ये नीचे बैठ गए धूल के कण भारी, और ये जो ऊपर वाला पानी था ये इधर चला गया, इसको कह देंगे निष्पादन, निस्तारण, निस्तारण कर दिया, ठीक है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी प्रयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं हो पाते। यही वाले सिद्धांत जो, मतलब ऐसे हमने दो द्रव ले लिए जो आपस में मिश्रित नहीं हो पाते, जैसे कि पानी में तेल भर दो, जैसे तेल तथा जल, ठीक है भाई। हमने यहाँ जल के अंदर रेत वगैरह कुछ मिलाया, मतलब जल हो गया लिक्विड और रेत हो गया ठोस। लेकिन ये कह रहा है कि यही सेम मेथड ऐसे दो द्रवों को भी अलग करने में किया जाएगा, इसका मेथड का इस्तेमाल, जो मिक्स नहीं हो पाते, जैसे तेल तथा जल। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कौन सी विधि? अवसादन विधि और निस्तारण विधि, ठीक है। इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, मतलब सेडिमेंटेशन और निस्तारण माने डेकेंटेशन, हाँ यही तो नाम है, डेकेंटेशन, ठीक है। तो तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। अवसादन मतलब कि ये गिलास है, गिलास बनाऊं क्या? इसमें पानी भर दिया, पानी भर के नीचे भारी मटेरियल नीचे बैठ गया, ऊपर पानी पानी रह गया, तो नीचे बैठने को अवसादन। अब ये जो पानी है ये हमने बाहर बिखेर दिया, उसे कह देंगे निस्तारण, ठीक है। बस आइए
फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चाय छलनी का प्रयोग करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यूँ हमारे पास कोई बर्तन है, ठीक है, यूँ फ्राई पैन टाइप का। अब यहाँ में क्या चाय बन रही है, ठीक, हमारे पास छलनी नहीं है, तो देखो चाय की पत्ती जो है वो आप देखोगे वो नीचे बैठ जाती है अधिकतर। थोड़े बहुत कण तो ऊपर आएंगे, लेकिन अधिकतर वो नीचे बैठ जाया करे। ऊपर से हम चाय को नितार सकते हैं, ठीक है, तो वो ये छलनी का उपयोग। आइए निस्तारण विधि का प्रयोग करके देखें। छलनी का उपयोग तो करते हैं, छलनी का उपयोग ना करके निस्तारण विधि द्वारा देख लेते हैं। निस्तारण विधि में वही है कि जो नीचे बैठ जाएगा। अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। क्या कहिए, इन्हें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा क्या? आइए निस्तारण विधि का प्रयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अभी भी मिलती हैं? यही कहिए इसने। निस्तारण मतलब कि हमने क्या काम करा, इसने चाय बनाई, ठीक है, इसे थोड़ी देर के लिए रख दिया तो चाय की जो पत्ती है वो तो नीचे बढ़ जाएगी और चाय का जो लिक्विड है, जो मेन चाय है, वो ऊपर आ जाएगी। तो हमने इसमें से चाय किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल दी, ठीक है, उड़ेल दी, तो क्या होगा कि चाय चली जाएगी, पत्ती जो होगी नीचे वो रह जाएगी, ठीक। लेकिन इसमें फिर भी थोड़ी बहुत पत्ती तो इसमें भी आएगी। तो वो जो थोड़ी बहुत बची हुई पत्ती है उसको अलग करने के लिए फिर से छन्नी का उपयोग किया गया। तो जो बची हुई जो अशुद्धि है, जो चाय की पत्ती है, उस थोड़ी बहुत बची हुई अशुद्धि को दूर करने के लिए फिर हमने छन्नी का उपयोग किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रम को निस्यंदन यानी कि फिल्टर करना कहते हैं। फिल्टर करना मतलब हमने चाय को फिल्टर कर दिया, उसमें से जो चाय की पत्ती नामक अशुद्धि है उसको कतई उसमें से दूर कर दिया और फिल्टर होगी चाय, ठीक है। अभी कह रहा है कि अब जरा सोचो कि अभी तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? निस्तारण में क्या हुआ, चाय की पत्ती तली में बैठ गई और हमने उसमें से चाय अलग कर ली, लेकिन इसमें फिर भी पत्तियां कुछ ना कुछ तो आएंगी। लेकिन निस्यंदन में क्या है, उसे कंप्लीटली फिल्टर ही कर दिया छलनी लगा के, ठीक है। तो ये समझो कि अवसादन तो हो गया तली में बैठना, निस्यादन हो गया ऊपर वाले लिक्विड को, जो द्रव है उसे किसी और बर्तन में कर लेना, और निस्तारण, और निस्यंदन हो गया उसे कंप्लीटली फिल्टर ही कर देना छलनी लगा के, ठीक है। अब क्या कह रहा, आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरणों पर विचार करें। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? नालों में कभी कभी क्या हो भाई, नालों में गंदला जल प्राप्त हो, नलों से, जो नालों नहीं यार नल जो होती हैं, नल तो हैंडपम्प अब तो खैर ना मिलती कहीं पे भी, हमारे होंगे तो है ना भाई। तो जो नलों से गंदा जल निकलने लगता है, नल हैंडपम्प जो हो गए, या नल टंकी जो हमें घरों में टंकी जो लग रही हैं जहाँ से नगर पालिका का पानी आया करे, तो तालाबों तथा नदियों में जो एकत्रित जल है वो भी पंकिल मतलब गंदा हो जाया करे, विशेषकर बरसात के बाद। तो अब कह रहा है कि हम जो ये जो गंदा जल है इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। जो जल है वो गंदा हो आ रहा है तो उसमें से सिर्फ वही अशुद्धियाँ इन विधियों द्वारा दूर करी जा सकती हैं जो कि जल में अविलेय हैं, ठीक है। वही चीज़ कि तालाब या नल का गंदा पानी लो बर्तन में, ठीक है। अगर ना भी मिले तो एक काम करो, गंदा पानी लो बर्तन में, अगर ना भी मिलता है तो साफ़ पानी में थोड़ी मिट्टी डालो, ठीक है, उसे घुमा दो तो वो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। फिर क्या करो, उस जो गिलास है उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दो, तो क्या होगा कि पानी जो उसके अंदर मिट्टी है गंदली, जो अविलेय अशुद्धि हैं वो तली में बैठ जाएंगी, उसकी तली में ऊपर पानी पानी रह जाएगा। मतलब कि ये तो हो गया अवसादन, और ऊपर जो पानी पानी रह गया उसे यही प्रोसेस, ऊपर पानी रह गया उसे निस्तारण कर लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, साफ़ पानी इधर आ जाएगा और नीचे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। यही इनने कही है कि थोड़ी मिट्टी मिला दें, इसे आधा घंटे के लिए छोड़ दें, जल का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण कीजिए, अपने प्रेक्षणों को लिखिए।
अब प्रेक्षण मतलब कि ये कह रहा है कि जो तुमने यही जो प्रयोग करा है ना कि गिलास में जल भरा मिलाया, तो उसका टेस्टिंग करो, आधा घंटे तक उसे छोड़ दो और जो भी चीज़ है उसको रीडिंग में लिखते रहो, एक टेबल टाइप की बना लो। ये कह रहा है क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? तली में बैठना अवसादन ही तो कह रहे होंगे। अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए, इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल है, पंकिल मतलब थोड़ा सा गंदा है अथवा भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन कीजिए। निस्यंदन मतलब अगर गिलास से इसमें पानी पलटा और ये पूरा शुद्ध नहीं हुआ, अवसादन और निस्तारण दोनों के बाद, तो अब ये जो जल इसमें पलटा है वो थोड़ा बहुत गंदा अभी भी है, तो अब उसका कंप्लीट फिल्टर करना पड़ेगा, निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छलनी से ये कार्य किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चाय की छलनी के तो मोटे मोटे छेद हो गए, तो उससे तो साफ होगा नहीं। आइए चाय की छलनी की जगह हम कपड़े से छान के देखते हैं। कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग करके निस्यंदन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, यानी वही चीज़ कही है कि भाई जो पानी है, जो गिलास में पानी था उसमें रेत के कण थे, चाय की छलनी से हम उसे नहीं छान सकते, तो उसके लिए ऐसा हमें निस्यंदन के लिए ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें छिद्र जो हैं, रंध्र जो हैं वो पतले पतले हो, तो उसके लिए कपड़ा। अब कपड़े से हमने करा, छलनी से तो हुआ नहीं, कपड़े से करा, क्या जल अभी भी गंदा है? जब कपड़े से छानने के बाद में भी यदि जल गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित किया जा सकता है। देखो पहले क्या काम करा, और जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं, मतलब कि पतले से पतले रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र, पतले से पतले छेद वाला हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह लो एक तरह से इस्तेमाल करना है जिसमें से जो अशुद्धियां हैं वो आर पार ना जा सकें। इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप हुए वो देखते हैं। पहले हमने गिलास में गंदा पानी भरा, ठीक है, गंदगी तली में बैठ गई, उसको अवसादन क्या नाम दे दिया कि भाई गंदगी तली में बैठ गई। इस ऊपर वाले पानी को हमने दूसरे बर्तन में उड़ेल लिया, उसे निस्तारण का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरे बर्तन में आया द्रव है या जल है वो भी अभी भी गंदा है, पूरी तरह साफ नहीं हुआ, तो हमने उसका निस्यंदन कर दिया। निस्यंदन मतलब कि फिल्टर, ठीक है। फिल्टर काय से करा? अब वो पानी है और उसमें धूल के कण है, तो छलनी का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, तो काय से करा? कपड़े से का इस्तेमाल करा। कपड़े का इस्तेमाल करने के बाद में भी उसमें कपड़े का इस्तेमाल करने के बाद में भी उसमें कुछ अशुद्धि रह गई, तो हमें और किसका इस्तेमाल करना पड़ा? फिल्टर पेपर या फिल्टर पत्र, ये लिख रहा फिल्टर पत्र, इसका इस्तेमाल करा। इसमें क्या है, छलनी में छेद बड़े बड़े थे, इससे अशुद्धि दूर नहीं हुई। उसके बाद में हमने कपड़े का इस्तेमाल करा, थोड़े छोटे छेद थे, थोड़ी बहुत अशुद्धि दूर हुई, लेकिन बिल्कुल नहीं साफ़ नहीं हुआ। उसके बाद में हमने फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करा। फिल्टर पेपर के छेद और भी छोटे छोटे से थे, तो इसमें क्या है कि जिसमें और भी छोटे छेद होते हैं, ठीक। एक ऐसा निस्यंदक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इसमें क्या है कि फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दीजिए। देखो जैसे ये फिल्टर पत्र है, इसको शंकु के रूप में मोड़ा और ऐसे यहाँ कीप में लगा दिया। अब हमने वो वाला पानी इसमें डाला और इसमें से बूंद बूंद करके यूँ टपक जाएगा और यहाँ पर पानी साफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रस को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। फल का रस हुआ तो रस में बीज आ जाएँ, तो जैसे नींबू है, नींबू नहीं छोड़ेंगे हम, नींबू पानी पी रहे हैं तो उसमें बीज आ जाते हैं, तो उनको भी छाना जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी हो रहा है। पनीर में क्या है, दूध ये कोई हमारे पास बर्तन है, ठीक है, दूध उबल रहा है, हमने इसमें नींबू डाल दिया तो दूध फट जाएगा, तो हम इस फटे हुए दूध को क्या करेंगे, एक कपड़े में बांधेंगे, गांठ बांधेंगे और उसे वो लटका देंगे। अब इसमें से धीरे धीरे पानी नीचे रिसता रहेगा और प्योर जो साफ़ पनीर है वो इस कपड़े में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है।
तो पनीर देखा होगा कि दूध उबालने के पहले नींबू का रस मिलाया, पनीर बन गया। पनीर के कण द्रव का मिश्रण होता है उसमें, तो क्या फ़िल्टर कर देते हैं उसको, ठीक। तो इसने ये बताया है कि निस्यंदन विधि का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये भी तो भाई जो ये फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल किया, ये भी तो निस्यंदन विधि है। निस्यंदन का मतलब फ़िल्टर करना, मतलब सीधा सीधा समझो कि छानना है, ठीक है। अब छानने का इस्तेमाल हम छानने के लिए हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें, छन्नी का इस्तेमाल करेंगे, या और भी छोटे छेद वाला चाहिए तो कपड़े का इस्तेमाल कर लो, या और भी छोटे छेद वाला चाहिए तो फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल कर लो। निस्यंदन का मतलब बेसिकली छानना है बस, ठीक। इसके बाद आ जाओ एक और मेथड। अभी तक कितने हो गए भाई, 4 हो गए शायद मुझे लग रहा। अब 5वां देखो, ठीक है। 5वां मतलब वाष्पन, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन मतलब वाष्प बन के उड़ जाना। अभी इसको पढ़ते हैं क्रियाकलाप, लेकिन इसका एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, ऊपरी। मान लो भाई हमारे पास जो पानी है, इसमें पानी है, ठीक है, इसमें गंदगी भी भर रही है, रेत मिट्टी के कण। तो हम क्या करेंगे, इसमें नीचे आग जलाएंगे, जो पानी होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा। भाप, जो ये भाप हुई है, हम बस इस भाप को इकट्ठा करेंगे, उसे ठंडा करेंगे, तो हमें शुद्ध पानी मिल जाएगा। और जो रेत होगा वो तो भाप बन नहीं सकता, जो अशुद्धि होगी मतलब कि वो यहीं पर इसी बर्तन में रह जाएगी, और इसमें से पानी उड़ के हम साफ़ पानी अलग। ये सबसे साफ़ पानी यही देता है, यही मेथड। इससे पहले हमने जितने भी मेथड इस्तेमाल करे, उनमें सबसे साफ़ पानी यही वाला मेथड देगा। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब ये क्या कह रहा है, वाष्पन माने एवेपोरेशन। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह से उसे हिलाइए, ठीक है। देखो इनने आगे बता रखा है, ये बीकर लिया, उसमें पानी ले लिया, पानी के बाद थोड़ा सा नमक डाला, और नमक डालने के बाद में अच्छे से घोल दिया। तो इसमें नमक प्लस पानी लिया, अब वो नमक वाला मिश्रण बन गया ना पानी में। अब हम इसमें से नमक को अलग नहीं कर सकते ऐसे छान के, ना तो निस्तारण विधि द्वारा, ना अवसादन, ना निस्यंदन, किसी भी मेथड से हम इसे अलग नहीं कर सकते। हस्तचालित विधि, थ्रेशिंग मेथड या अवसादन, किसी भी मेथड से। तो उसके लिए क्या करेंगे, वाष्पीकरण वाले मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्या है कि एक बीकर में जल लिया, नमक लिया, मिला दिया। अब जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं हिलाने के बाद? क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? बीकर में कोई नमक जब हिल गया तो वो तो इसमें मिक्स हो गया ना। नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जो नमक इसमें भरा है, नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए, जल को उबलकर उड़ने दीजिए। अब इसने वही कही है, इसमें नमक भी भरा हुआ है। देखो एक बर्तन लिया, इसमें पानी प्लस नमक ले लिया, हमने इसके नीचे आग जला दी, ठीक है। अब क्या होगा, जो पानी होगा वो भाप बन के उड़ जाएगा। क्या बन के? भाप। लेकिन जो नमक होगा वो तो भाप बन नहीं सकता है, तो नमक तो इसी बर्तन में चिपका रह जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और पानी उड़ जाएगा। तो इस मेथड से, इस जो इवेपोरेशन मेथड है, इस मेथड से हमने पानी को नमक से अलग कर दिया ना। नमक बच गया बर्तन में, पानी उड़ गया। अब चाहे तो इस भाप को हवा में उड़ने दो, या इस भाप को कहीं इकट्ठा कर लो, आप पानी मिल जाएगा वो, ठीक है। तो यही प्रक्रिया है नमक बनाने की। जो आप लोग जो नमक खाते हैं ना, उसका यही है कि समुद्र के जल को इकट्ठा करेंगे, बड़े बड़े तालाब टाइप के बना के, फिर उसमें क्या करेंगे, खुला छोड़ देंगे। गर्मी से जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और नीचे तालाब में सिर्फ नमक रह जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी हुए करें, वो बाद में हम उन्हें अशुद्धियों को अलग करके प्योर नमक हम अलग से बाद में निकालते हैं। वो लेबोरेटरी वगैरह में उसके अलग इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मेन जो प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस, वो यही है कि अभी पानी को तालाब में इकट्ठा करेंगे और पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक प्लस अशुद्धियाँ रह जाएंगी, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। एवेपोरेशन किसे कहते हैं? जो जल है, जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता है, ठीक है। वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो कभी नहीं रुकती, निरंतर होती रहती है। वाष्पन जल का होता ही रहता है, ठीक है। अब देखो, समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। लवण मतलब कि काफ़ी सारे लवण होंगे, मैंने बताया कि नमक प्लस अशुद्धियाँ, ठीक है। इन्हीं लवणों में से एक लवण है साधारण नमक।
साधारण नमक मिलता है समुद्र के जल में। अब इसने क्या कही है कि नमक कैसे निकालेंगे। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढे, तालाब टाइप के बना लिए, गड्ढे बना लिए। भाई तालाब क्या, एक तरह से गड्ढा ही तो है ज़मीन के अंदर, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से बंद है। तो ऐसे ही बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा कि सूरज के प्रकाश से जो पानी होगा वो तो गर्म होकर भाप बन जाएगा और वो उड़ जाएगा। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और उसके नीचे क्या होगा, जो ठोस लवण बचेगा। इसी लवण में नमक भी एक इसी लवण का भाग है, ठीक है। नीचे लवण बचेगा, तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक। वही हुआ कि हमने क्या काम करा, एक गड्ढा बनाया, ठीक है। उस गड्ढे में हमने पानी, या मैं कहूँ पानी की जगह समुद्री जल इकट्ठा कर लिया। अब इसी जल के अंदर लवण है बहुत सारे, ठीक है। इस लवण में नमक भी है और लवण है और अन्य बहुत से लवण होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी से ये जो जल है, समुद्री जल, ये तो भाप बन के उड़ गया। तो अब क्या बचा इस गड्ढे के अंदर, सिर्फ लवण बचे, ठीक है। इस लवण के अंदर क्या क्या चीज़ थी, नमक था और दूसरा क्या था, अन्य लवण थे। अब इन अन्य लवण को शोधन करके इनका यहाँ से नमक जो है हमने अलग निकाल लिया, ठीक है। देखो ये बने हुए ना, ये गड्ढे कर रखे हैं, यहाँ से पानी उड़ गया, ये लवण बच गए, बस नमक प्राप्त करना। तो इसी तरीके से नमक हम प्राप्त करेंगे ना समुद्र के जल से, ठीक। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करना प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता, एक से ज़्यादा मेथड का भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रेत और नमक का मिश्रण दीजिए। अब देखो एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल कैसे करना पड़ेगा, देखो इसने कहिए अब हमने इस वाले ये जो क्रियाकलाप 7 है, इसका एक ऊपरी मोटा बता दूं, या एक तरह से कह लो ओवरव्यू टाइप का दे लूँ, फिर इसको पढ़ के बताता हूँ कि ये इसमें कह क्या रहा है, ठीक है। इसने क्या जगह, नीचे ये जगह देखो। अभी हमने क्या किया था कि भैया एक गड्ढा लिया, गड्ढे के अंदर हमने समुद्र का जल भर दिया, और उसमें क्या है, समुद्र के जो जल था वो वाष्प बन के उड़ गया। या हमने एक बीकर लिया था, बीकर में पानी था, पानी प्लस नमक, ठीक है। इसके नीचे आग जलाई तो इसमें से जो पानी था वो तो भाप बन के उड़ गया और इस बीकर के अंदर सिर्फ नमक बचा। तो इस तरीके से हमने पानी और नमक को वाष्पीकरण मेथड द्वारा अलग कर दिया, ठीक। अब देखो एक ही मेथड का, अब ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पदार्थों को पृथक करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने क्या काम करा, हमने नमक लिया प्लस रेत लिया प्लस पानी लिया। यहाँ पर तो सिर्फ पानी और नमक था, यहाँ पर हमें नमक और पानी के साथ साथ रेत और मिला दिया, ठीक है। तो देखो ये एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने, यहीं को बना लो ना बर्तन, ये एक बर्तन ले लिया, इसमें हमने ये तीनों चीज़ ले ली। तीनों चीज़ लेने के बाद में हमने इसको जोर से हिलाया, तो इसके अंदर देखो नमक जो होगा, नमक दूसरे रंग से बता देता हूँ, नमक जो होगा, नमक तो पानी के साथ घुल जाएगा, नमक और पानी घुल जाएंगे, और रेत जो होगा, रेत इनके साथ घुलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब नमक पानी के साथ घुल जाएगा और रेत भी उस समय पानी में ऊपर ही कहीं तैर रहा होगा, कुछ समय के लिए इसको ऐसा का ऐसा ही बिना हिलाए रख दो, तो ये जो रेत है, रेत के कण क्या होंगे, तली में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हम ये जो नमक वाला पानी है इसको हम दूसरे बर्तन में उड़ेल सकते हैं, या तो ये तरीका ले लो, या हम इसके नीचे सीधे ही आग लगा देंगे, तो इसमें से पानी अलग हो जाएगा और इसमें क्या बचेगा, रेत और नमक दोनों बच जाएंगे। लेकिन फिर रेत और नमक को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। रेत के भी छोटे छोटे कण और नमक के भी छोटे छोटे कण,
तो इसके लिए फिर रेत और नमक का मिश्रण बच जाएगा, फिर इनको कैसे अलग करोगे? तो इनको अलग करने के लिए यही है कि सबसे पहले नमक और पानी को मिक्स कर लो, उसके बाद में नमक और पानी को मिक्स करने के बाद में जो निस्यंदन मेथड था और जो अवसादन और निस्तारण और निस्यंदन, इन तीनों मेथड का इस्तेमाल करके रेत को अलग कर लो और नमक वाला पानी को अलग कर लो। उसके बाद में देखो हमने क्या काम किया, इसमें से पानी को इसमें उड़ेला, तो इसमें कौन सा पानी बचा? पानी प्लस नमक वाला पानी बचा। रेत तो यहाँ रह गया नीचे तली में। फिर हमने इसमें आग जलाई, तो यहाँ पर इसमें हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया? अवसादन प्लस निस्तारण प्लस निस्यंदन, ठीक है। और उसके बाद में जब यहाँ पर नमक वाला पानी बचा, तो यहाँ पर हमने वाष्पन वाला मेथड इस्तेमाल किया और इसमें से पानी को भाप बना के उड़ा दिया। अब चाहें तो हम इस पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब इस भाप को कहीं इकट्ठा कर लें और वो वापस से पानी बन जाएगा और ये इस वाले बर्तन में सिर्फ नमक बच जाएगा। यही इसने इस पूरे क्रियाकलाप में बताया है इससे संबंधित, ठीक। तो ये कह रहा है कि हम एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है कभी कभी पदार्थों को पृथक करने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा कि हस्तचयन विधि इसे पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी, क्योंकि भाई हस्तचयन विधि क्या है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को अलग कर सकती है, तो छोटे छोटे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रेत और नमक को अलग करना है। तो इस मिश्रण को बीकर में रखिए, रेत और नमक, इसमें कुछ जल मिलाइए, उसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। अब क्या देखेंगे, जो रेत होगा, रेत बीकर की तली में बैठ जाएगा। मैंने बताया रेत के कण बीकर की तली में बैठ गए। उसके बाद इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अवसादन, तली में बैठना मतलब कि अवसादन, और उसको दूसरे बर्तन में उड़ेलना मतलब कि निस्तारण, और उसको छलनी से छानना मतलब कि निस्यंदन। तो वही कह रहे हैं, निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होगा, नमकीन पानी, नमक वाला पानी। इस जल में वही नमक है जो शुरू में हमने एक्सपेरिमेंट करा था ना, तालाब वाला, उसका समुद्र के जल वाला, वही। बस अब उसे वाष्पीकरण मेथड से कर लिया। अब इस निस्तारित द्रव में नमक व जल को पृथक करना है। द्रव को किसी केतली में भरकर ढक्कन बंद कर दो। कुछ समय बाद केतली को गर्म करो। देखो केतली को गर्म जैसे ही हुआ, उस नमक वाले पानी को केतली में डाला, गर्म करा, तो इसमें जो भाप निकल रही है वो यहाँ जाएगी। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि एक प्लेट ली, प्लेट के ऊपर बर्फ़ रखी, यहाँ से गरम गरम भाप गई, ये प्लेट ठंडी हो गई, तो वो गरम भाप इस प्लेट से टकरा के ठंडी हो गई मतलब पानी बन गई। तो पानी जो है यहाँ पर एक और बर्तन में पानी इकट्ठा कर लिया, तो इसके अंदर, केतली के अंदर बाद में क्या बचेगा, नमक, यहाँ साफ पानी बच गया। एक धातु की प्लेट, तो केतली के सारे जल को भाप में बदल दीजिए। इसने वही चीज़ तैयार की है, ठीक है। अब क्या कहा है इसने अगली बार, जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आएगी, वही चीज़, भाप जो है बर्फ़ से ठंडी की प्लेट के संपर्क में आएगी तो पानी बन जाएगी, ठीक है। संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। संघनित मतलब कंडेंसेशन, ठीक है। और प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप, जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन माने कंडेंसेशन कहलाती है। जल वाष्प मतलब कि वेपर, वी आएगी डब्ल्यू आएगी, देख लीजिए यार, मुझे पता ना स्पेलिंग, वी आती होगी। वेपर से, वाष्प से उसकी लिक्विड माने लिक्विड, वेपर से लिक्विड बनने की अवस्था को संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जल मतलब वो कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, जिस पात्र में हमने दूध गर्म करा होगा, तो हम देखेंगे कि भाई दूध गर्म करा और हमने गर्म दूध के नीचे, अब गैस नहीं जल रही है लेकिन ये दूध गर्म है, हमने इस पर थाली ढक दी। जब हम थाली उघाड़ते हैं तो देखोगे इस पर बूंद बूंद पानी आ जाता है। पानी कहाँ से आया, तो जो दूध की भाप है वो इस ठंडी प्लेट से टकरा के पानी बन गया। तो ये वही प्रक्रिया है, ठीक है। जल की बूंदों को देखा होगा। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूटेगा, वही नमक। ये भी तो कहा कि जब सारा जल इस केतली में से निकल के भाप बन के उड़ गया, यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया, तो इस केतली में पानी तो बचा नहीं, तो यहाँ क्या बचा, नमक, ठीक है। तो इसने वही चीज़ यहाँ कही है कि यहाँ बचा
पीछे क्या छूटेगा? नमक। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत और जल इन तीनों को ही पृथक कर लिया। कौन कौन से मेथड का? जैसा कि मैंने यहाँ बताया, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। वही चीज़ कह रहा, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन। संघनन विधि, संघनन का मतलब जब हमने इसको, जो पानी था उसको वाष्प में बनाया तो वाष्पन हो गया, और वाष्प से जब हम उसे वापस से पानी में बदलेंगे तो संघनन हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसका, कहाँ गया, संघनन हो जाएगा। संघनन का प्रयोग किया। कितने सारे मेथड हो गए? 1 2 3 4, 4 मेथड। तो ये बात इसने कहा था ना कि एक से ज़्यादा, एक से अधिक विधियों का उपयोग इसमें किया गया। ठीक, अब क्या है कि नमक के, चलो यहाँ तक आ गया। इसके बाद ये पहेली मतलब एक बच्ची होगी, उसका एक इन्होंने मतलब एक कैरेक्टर ले रखा है समझाने के लिए। तो कोई पहेली नाम की बच्ची है, उसने भी ऐसे ही करा, लेकिन उसने क्या देखा कि जो नमक है, उसने नमक का पूरा पैकेट उस पानी में डाल दिया था, लेकिन बाद में जो उसको नमक मिला वो पूरा पैकेट नहीं मिला, कम मिला नमक। तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ भाई? उसने, देखो ये क्या कह रहा है इस वाले उसमें कि भाई एक बर्तन में उसने नमक का पूरा पैकेट डाल दिया, नमक का पैकेट, और इसमें पानी डाला, थोड़ा पानी। देखो मैंने पानी नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा पानी लिखा है, समझ रहे हैं आप? तो इसने यही है, नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 पे सुझाई गई विधि, क्रियाकलाप 7 यही वाला, ये जिसमें ये 2-3 मेथड का इस्तेमाल किया ना, तो यही ऐसे करा। तो उसने क्या पाया कि केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति हो पाई। जो नमक था ना, जो नमक उसने पूरा पैकेट मिलाया, तो उसने पूरा पैकेट था, लेकिन उसे वापस जो मिला वो थोड़ा सा मिला, पूरा पैकेट नहीं मिल पाया। तो वो सोचने लगी यार गलती कहाँ हुई, त्रुटि कहाँ हुई। ठीक, तो देखते हैं। अब इसने ये कहा है कि क्या हम किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ की कितनी भी मात्रा मिला सकते हैं? मतलब कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को अपने अंदर घोल सकता है? ऐसा तो है नहीं भाई, आप एक गिलास जल के अंदर एक बोरी नमक थोड़ी ना घोल दोगे, कुछ तो मात्रा होगी। तो इसने आगे वही क्रियाकलाप कहा है कि एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ एविले नमक बच जाता है। उसमें हमने एक बर्तन लिया, इसमें हमने पानी ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं, एक एक चम्मच करके, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी, ठीक, 1 चम्मच करके। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि उसमें नमक जो है वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक। जब वो नमक घुलना बंद हो जाता है, अब जो वो विलयन हो गया, वो जो मिक्सचर हो गया, वो संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त मतलब इसे अंग्रेजी में कहेंगे सैचुरेशन, सैचुरेशन, SATURATION, सैचुरेशन। तो वो जो विलयन है वो संतृप्त विलयन हो गया, माने सैचुरेटेड विलयन हो गया वो। मतलब अब उसकी जो क्षमता है नमक घोलने की, वो अब ख़त्म हो चुकी है, वो अपनी पीक पर पहुंच गया। जितना नमक वो अपने अंदर घोल सकता था वो उसने घोल लिया, उसके बाद अब उसमें और नमक नहीं घोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी वो स्टेज जो आएगी या वो स्थिति, उसको हम संतृप्तता का नाम देंगे, सैचुरेटेड हो गया वो, ठीक। यह एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में नमक मिलाया, अधिक मात्रा में नमक, और पुनः प्राप्ति करने की उसकी कोशिश करी। तो ये कि एविले नमक जो है रेत के साथ मिला रह गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका है। समझे आप क्या कहा इसने कहा कि भाई इसने एक गिलास लिया, एक बर्तन लिया, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भरा और थोड़ा सा रेत भरा और प्लस नमक भरा, ठीक। रेत प्लस नमक उसने भर दिया इसके अंदर। अब वो नमक को भरे ही जा रही है और डाली जा रही है इसमें नमक। तो जितनी इस पानी की कैपेसिटी थी, जब तक कि ये पानी अपनी संतृप्तता तक नहीं पहुंच गया, तब तक ये अपने अंदर नमक को घोलता रहा। उसके बाद में जब ये जो विलयन है नमक और पानी का, ये संतृप्त हो गया, तो इसका मतलब कि इसने अपने अंदर नमक घोलना बंद कर दिया, इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। वो क्या कह रहे हैं ना भाई, जैसे कि भाई यार गंगा जी नहा लिया हम तो
तृप्त हो गए। अब मतलब तृप्त हो गए मतलब जितनी हमारी इच्छा थी, जितनी कैपेसिटी थी वो हमारी पूरी हो गई। तो ये वो है कि भाई तृप्त, संतृप्त हो गया वो विलयन, ठीक है। तो अब जो बाकी जो ये नमक मिला रही है वो तो रेत के साथ मिला रह गया ना, पानी में तो घुला ही नहीं। तो इसने फिर क्या काम करा, वो जब रेत के कण नीचे बैठे तो नमक के कण भी नीचे बैठ गए। तो जब इसने इस पानी को किसी दूसरे बर्तन में उड़ेला तो रेत, तो उसमें नमक गया और पानी गया। लेकिन उसमें जो नमक गया वो पूरा नमक थोड़ी ना गया, नमक तो कुछ नमक तो यहाँ रेत के साथ भी तो रह गया। तो इसको क्या करेंगे, जो ऊपर क्रियाकलाप 7 था ना, जिसमें अवसादन प्लस निस्तारण प्लस निस्यंदन प्लस वाष्पन प्लस संघनन था, इस क्रिया को एक से ज़्यादा बार दोहराया जाएगा अपना पूरा नमक लेने के लिए। मान लो इसने इसके अंदर 100% नमक मिलाया, ठीक है। 100% नमक में से 40% नमक तो पानी के साथ इधर आ गया, तो इसमें से 40 घटा दोगे तो 60 इसमें बच गया। तो यहाँ पर जो नमक आया वो 40% आया, ठीक है। अब ये जो पानी है इसे वापस से इसमें डालो, इसकी कैपेसिटी कितनी है पानी की, 40% की कैपेसिटी है। तो जब इसे दूसरे प्रोसेस में डालोगे तो इस 60 में से 40% पानी ये फिर से अपने अंदर घोल लेगा, फिर से वही प्रोसेस होगा, फिर इसके पास 20% पानी फिर से बच जाएगा। फिर वापस से जो पानी आया फिर वापस से इसमें डालो, फिर वो 20% नमक फिर से इस पानी के साथ घुलेगा। इस तरीके से 3-4 बार वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी और हमें वो संपूर्ण नमक प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज़ इसने इसमें कही है, ठीक है। कल्पना कीजिए उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ही नहीं था, पानी कम रह गया तो सारा नमक घोल नहीं पाया, संतृप्त विलयन बन गया, वो पहले से अधिक नमक घोला जा सकता, ठीक है। अब इसने यहाँ पर यही बात बताई है कि ऐसा हुआ कि 100 था, हमने नमक 100 मिलाया लेकिन हमें मिला 40, 60 नमक कहाँ गया। तो फिर ये कह रहा है कि आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें कि उसे 100 पूरा का पूरा नमक दिलवा दें। कैसे करेंगे, वही बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराते जाओ, ठीक है। कुछ जल लें, नमक मिलाते जाएं, बीकर में कुछ जल लें और उसमें नमक मिलाते जाएं, नमक न घुल सके तब तक मिलाते जाएं वहाँ में, ठीक। अब संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं, देखो पानी को अगर हम गर्म करेंगे ना तो उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी उसके अंदर नमक मिलाने की, ठंडा करेंगे तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। कब, जब पानी गर्म करेंगे उसका सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन मात्रा उसकी बढ़ जाएगी, ठीक। बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, अब क्या वह भूल गया, जी हाँ। तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। आपने भी देखा होगा, दूध है आपके घर में, फ्रिज में रखा है ठंडा, उसमें आप चीनी मिला लो आधा चम्मच, मिल ही नहीं सकती। और गर्म दूध है 1 गिलास, उसमें आप चीनी मिला दो चाहे 3-4 चम्मच, जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है कि गर्म चीज़ में ज़्यादा घोल जाएगा, ठीक। 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और जब तक मिलाओ जब तक वो उसमें पूरा घुल ना जाए। 1-1 चम्मच की मात्रा विलयन संतृप्त हो। अब इसने वही कही है कि 1 चम्मच मिला दी नमक, फिर उसमें 1-1 करके बार बार और नमक डालते जाओ जब तक कि वो संतृप्त विलयन होने तक डालते रहिए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है उसको सारणी 5.2 में लिखो। देखो इसमें नमक के चम्मचों की संख्या चीनी, तो ये क्रियाकलाप में सारणी बनवा रहा है, ठीक है। यही इस क्रियाकलाप को चीनी के साथ दोहराएं। जल में विलयन अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। अब यहाँ हम नमक ये तो एक उदाहरण ले रहे थे ना कि पृथक करने के लिए हमने उदाहरण ले, नमक की जगह हम चीनी भी ले सकते हैं या कोई और ऐसी चीज़ जो जल में विलय हो, ठीक है, वो भी। अब ये कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों को भिन्न भिन्न मात्रा घोल सकते हैं, अलग अलग मात्रा, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो ये पानी है, इसमें हमने पहले तो 10 यूनिट नमक मिला दिया, फिर हम नमक, ठीक है, तो मान लो इस पानी में 10 यूनिट तक नमक मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर हम चीनी मिलाने लगेंगे तो वो भी 10 यूनिट ही मिलेगी,
कम या ज़्यादा भी हो सके, तो वो यही चीज़ कह रहा है कि अलग अलग विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को बोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड विलयन। ठीक है, बस खत्म। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, और जो भी कमी हो या सुधार करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।